प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र के बारे में ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। देखिए, हमारा ये जो शरीर है वो लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर के अंग बनते हैं, अंग से मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण होता है और कई सारे तंत्र मिलकर के और शरीर को बनाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो मानव शरीर है वो प्रकृति की एक अद्भुत और जटिल संरचना है। हमारे शरीर का प्रारंभ परमाणु, अणु और यौगिकों के आपस में संबंध में मेल मिलाप से होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे शरीर की जो कोशिका है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतक, समान कार्य के लिए प्रेरक ऊतक मिलकर के अंग, और अंग से हमारा तंत्र और कई तंत्र सारे मिलकर, जैसे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, श्रवण तंत्र है, घ्राण तंत्र है और दृश्य तंत्र है। इस तरह के सारे तंत्र मिलकर के और हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि विभिन्न कार्य करने के लिए कोशिकाएं भी बटी हुई होती है। कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए ऊतक भी बटे हुए होते हैं, ऊतकों से मिलकर के बने हुए अंग भी बटे हुए रहते हैं। हमारे शरीर में ऊतक मिलकर के किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करते हैं तो अंग तंत्र कहलाता है। इस प्रकार से हमारा मानव शरीर निर्मित होता है। तो मैं इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा लिखूंगा और उसके बाद में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा शरीर मानव शरीर लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह शरीर प्रकृति की एक अद्भुत और जटिल संरचना है। यह है शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है। शरीर का निर्माण परमाणु, अणु एवं यौगिकों के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। हम जानते हैं कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। और कोशिका से ऊतक, ऊतकों से अंग, कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र तथा बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। विभिन्न कार्य हेतु विभिन्न कोशिकाएं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसी प्रकार समान कार्य के लिए प्रतिबद्ध ऊतक ही अंग का निर्माण करते हैं। जैसे आमाशय एक अंग है, परंतु पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग मिलकर के बनते हैं, परंतु पाचन तंत्र का निर्माण पाचन तंत्र का निर्माण बहुत सारे पाचन अंग मिलकर करते हैं। एक बार आप फिर देख लीजिए, मैंने लिखा है कि मानव शरीर को 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यह शरीर प्रकृति की अद्भुत और जटिल संरचना है। शरीर का निर्माण परमाणु, अणुओं और यौगिकों के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग, कई सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो फिर एक शरीर का निर्माण होता है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं समूह को ऊतक कहते हैं। और अगर मान लीजिए ऊतक ऐसे हो जो एक ही प्रकार के कार्य के लिए संबंधित हो तो अंग बन जाता है। कई सारे अंग जब एक ही कार्य करने हेतु जुड़ जाए आपस में तो वो अंग तंत्र बन जाता है। जैसे आमाशय एक अंग है, परंतु पाचन जो क्रिया है, पाचन की क्रिया को करने के लिए
यहीं से जैसे मुंह से लेकर के और मुख से लेकर के मल द्वार तक जो भी अंग जुड़ करके और एक सिस्टम का निर्माण कर रहा है, वो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसलिए एक तंत्र में बहुत सारे अंग सम्मिलित हो सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जैसे आपने तंत्रों के बारे में देखे होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र पाए जा रहे हैं। पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, और उसके बाद में घ्राण तंत्र है, श्रवण तंत्र है, दृश्य तंत्र है, ये परिसंचरण मैंने आपको बोल दिया। ये सारे सब क्या है, एक तंत्र हैं। और अगर मान लीजिए अंगों का नाम बोलूँ तो मैं जैसे पाचन तंत्र के अंगों के नाम ही देख लो, जैसे आमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और फिर उसके बाद में मल द्वार है, मलाशय रेक्टम जिसको बोल रहे हैं, परिशिष्ट, ये सब इसके क्या है, अंग है। तो अब आप भली भांति जान गए होंगे। अब मैं आपको इनके विभिन्न कार्यों के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको मस्तिष्क के बारे में यहाँ आपका डायग्राम बना करके बताता हूँ कि हमारे डायग्राम में क्या क्या है। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से ये हमारी नासिका है, ये हमारा मुंह आ गया, और यहाँ हमारी आँख है, ये हमारा मस्तिष्क है, और ये गर्दन, ये यहाँ से गर्दन को आगे यहाँ तक है जैसे, और इसमें इसी के अंदर यहाँ पे ये हमने यहाँ से। अब इसके पश्चात हम यहाँ से लेते हैं, जैसे मान लीजिए आहार भोजन की बनाएं तो छोटा पड़ेगा, उसके साथ मुझे बड़ा लग रहा है और मुझे तो ऊपर से लेना चाहिए इसको, फिर भी ठीक है। चलो हम यहाँ से ये हमारी भोजन लगेगा, और यहाँ तक आने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारे भोजन किया। यहाँ जैसे मान लीजिए ये हमारी ज्यादा का आमाशय है, जो 1 से 3 लीटर तक करता। यहाँ इसके ऊपर से हम लेते हैं ये हमारा ये हमारा लीवर हो गया है, और लीवर के बीच में मैं आपको यहाँ हमारा एक पैसे बना देता हूँ। ये आपका यहाँ हो गया है ऐसे। इसके बाद मैं यहाँ पर हमारा अग्नाशय बना देता हूँ। ये हमारा अग्नाशय रखा हुआ है। अब इसके बाद में हम लेते हैं हमारी बड़ी आंत। ये हमारा अग्नाशय हो गया, बड़ी आंत ले लेते हैं, यहाँ से बड़ी आंत लेते हैं। ये इसके महरावदार को भार है, और ये इसकी परिशेषिका है। यहाँ से आकर के छोटी आंत होती है,
किए यहाँ और ये दिए मैंने इसको ऐसे मान लीजिए इसको हमारी बॉडी के अंदर है। ये हमारी बड़ी आंत है। ये हो गया हमारा मलद्वार है यहाँ, ये मलद्वार आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए ये इसके अंदर ऑप्शन डी कोशिका है वगैरह हमारे एमएससी में है। ये हमारा हो गया यहाँ ये इसके ऊपर डायफ्राम भी है। डायफ्राम है और डायफ्राम के बिल्कुल जस्ट आमाशय के पास में मैं आपको बता दूं कि हमारा क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पर पित्ताशय पाया जाता है। ये लीहा हो गया इसे अंदर की संरचना आपके अब मैं आपको यहाँ जैसे मान लीजिए ये हमारी आगे छुट्टियाँ और ये छुट्टियाँ के यहाँ से गुजरे रहते हैं क्योंकि ये 8 से 10 मिनट लंबी होती है। उंगली आकार में ये हमारी क्या होगी, छुट्टियाँ। अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा जैसे डायग्राम हो गया। अब मैं इसे इतना नामित कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा कान है, ठीक हो गया। अब इस पे अपन जो भी इसके नाम हैं वो लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया हमारा ये हो गई हमारी बड़ी, ये हो गई हमारी ये हमारा हो गया मलाशय, ये हमारा हो गया मलद्वार, ये हो गई हमारी परिशिष्टिका, इसको हम अंग्रेजी में अपेंडिसाइटिस बोल देते हैं। और ये हमारा है ये हमारा हो गया यकृत, ये हमारा यकृत हो गया। ये इसके अंदर पित्ताशय हो गया और ये जो आकृति मिल रही है ये पित्त नली हो गई। ये हमारा है अग्नाशय, और ये हमारी रश्मि हुई थी।
ये हमारा मुंह हो गया। मुंह में यहाँ हम देखेंगे, ये हमारी तीनों क्या है, लाल रंग क्या हो गए, ये हमारी क्या हो गई, लाल रंग क्या हो गई। अब आपको स्पष्ट रूप से इस बात का पता चल रहा होगा कि ये हमारा किस तरह का पूरा सिस्टम हो गया है। ये ग्रीवा हो गई हमारी, यहाँ हो गया, ये करते हैं ग्रीवा। ये यहाँ इस जगह पर क्या है, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस जिसे वेसिका बोलते हैं, एपिग्लॉटिस हो गया। अब हम यहाँ इसका ले लेते हैं बड़ी आंत में। एक तो बड़ी आंत के लिए क्या कर देंगे, अनुप्रस्थ, और इधर आरोही और उधर अवरोही। देखिए ये तो वैसा अवरोही, ये हो गई आरोही। ये हो जाएगी अनुप्रस्थ, क्या हो जाएगी यहाँ पर, अनुप्रस्थ हो जाएगी। ये सब मुख्य पार्ट्स हो गए, यहाँ से आकर ये जुड़ जाएगी और यहाँ पर क्या पाया जाएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली बात आती है हमारी मुंह की। मुंह के अंदर 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधोजिह्वा, कर्णपूर्ण और अधोजम। कर्णपूर्ण तो आपको ये दिखाई दे रही है, ये कर्णपूर्ण है। ये अधोजिह्वा जीभ के नीचे है, ये अधोजम। अधोजम, अधोजिह्वा और कर्णपूर्ण, ये तीनों ग्रंथियां हमारी लाल ग्रंथियां हैं। कितने प्रकार की लाल ग्रंथियां हैं? 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां। 4 प्रकार के हमारे मुंह में दांत पाए जाते हैं, कृत्यंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और पश्चचवर्णक। ये 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं मुंह के अंदर, और 3 प्रकार की हमारी ग्रंथियां होती हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियों में आपको दिखाई दे रहा होगा अधोजिह्वा, अधोजम और कर्णपूर्ण। ये 3 तो हमारी ग्रंथियां हैं। और इसी के साथ साथ ही हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, कौन से? कृत्यंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचवर्णक दांत और पश्चचवर्णक दांत। 4 प्रकार के हमारे क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। और दांतों के पश्चात हमारा भोजन, जैसे ही मुंह के अंदर ये बताया गया है कि 1 बाइट्स को चबाने के लिए जितने हमारे मुंह में दांत हो उतनी बार चबाना चाहिए, और कितना बड़ा होना चाहिए, लगभग हमारे अंगूठे के प्रथम पोर के बराबर भोजन होना चाहिए 1 बाइट्स के अंदर। 1 बार टुकड़ा जो मुंह में ले हम भोजन का, और फिर उस टुकड़े को भली भांति मुंह में कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। जैसे ही हम 32 बार चबाएंगे, उसके अंदर टाइलून नामक जो लार है जीभ से अच्छी तरह मिल जाएगी, और जब जीभ से लार अच्छी तरह मिल जाएगी तो उसका पाचन होना अच्छा शुरू हो जाएगा। कहा भी गया है कि यदि भोजन को जो काम दांत नहीं करेंगे, अगर हमने उसको मोटा चबा करके और निगल लिया तो उस काम को आंतों को करना पड़ेगा। फलस्वरूप हमारी आंतें क्या हो जाएंगी? थक करके बाहर आ जाएंगी और पेट उभर करके बाहर आने लगेगा। इसलिए सबसे पहला काम, भोजन को भली भांति चबाना चाहिए। कम से कम मुंह में इतना चबाएं कि भोजन में पाया जाने वाला ग्लूकोज शर्करा में बदल जाए और हमारा भोजन मीठा लगने लग जाए। कम से कम कितनी बार चबाएं? 32 बार चबाएं। कितना बड़ा हो टुकड़ा? अंगूठे के पोर के बराबर का हो। इससे ज्यादा बड़ा वाइट टुकड़ा नहीं लें, क्योंकि ज्यादा बड़ा टुकड़ा लेंगे, कम चबाएंगे, पेट के अंदर जाएगा, पाचन क्रिया में डिस्टर्ब होगा, एयर बनेगी, पेट फूल जाएगा, आंतें जल्दी थक जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले मुंह के अंदर भोजन का टुकड़ा डालते हैं। मुंह के अंदर भोजन का टुकड़ा डालने के बाद में हमारी
ग्रंथियों से क्या निकलता है, कर्णपुर, अधोजुआर, अधोचम, तीनों लार ग्रंथियों से लार निकलती है। मैं आपको शॉर्ट बुक में समझा रहा हूँ, पहले डिटेल से लिखवा करके बाद में बताऊंगा। इन लार ग्रंथियों से भोजन मिलता है, भोजन मिलने के बाद में जिसके साथ चिकना हो जाता है। यहां पर हमारे गले में इस तरह से उपास्थि के बने हुए लगभग 15 से 20 छल्ले पाए जाते हैं, जो हमारी श्वास नली और भोजन नली को क्या नहीं करने देते, चिपकने नहीं देते। गले में ही हमारे यहाँ पर ग्रसिका है, वहां पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता और श्वास को भोजन नली में नहीं जाने देता। इसीलिए कहा गया है कि भोजन करते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एपिग्लॉटिस का कार्य डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार भोजन नली में न जाकर के और श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। फलस्वरूप हमको हिचकियां आने लग जाती है, हमको जोर जोर से हिचकियां आने लग जाती है। और अगर ज्यादा मात्रा में कभी भोजन फेफड़े के अंदर चला गया तो व्यक्ति की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। तो हमें भोजन करते समय इसीलिए बात कम से कम और नहीं करनी चाहिए। भोजन लिसलिसा हो गया, ताकि हमारे भीतर की जो कला स्तर है, भोजन नली के अंदर पाया जाने वाला उसका जो स्तर है, तल है, वो किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो। इसलिए हमारी जीभ क्या करती है, भोजन को उलट पलट करके और दांतों के नीचे दे करके बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलती रहती है। ये काम किसका होता है? जीभ का। बार बार पलटना, दांतों के नीचे देना, मुंह में 32 बार चबाओ, उसके बाद उसे एपिग्लॉटिस की क्रिया के द्वारा ग्रसी से होता हुआ भोजन सीधा कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। अब आमाशय एक जे आकार की पाचन अंग ग्रंथि है। कैसी आकृति का है? जे आकृति का। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से मुड़ा हुआ जे दिखाई। कैसी आकृति का मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? जे की आकृति का मुड़ा हुआ दिखाई। और इसमें 1 से 3 लीटर तक भोजन को धारण करने की क्षमता पाई जाती है। कितना? 1 से 3 लीटर। 1 से 3 लीटर भोजन को धारण करने की क्षमता होती है। 4 घंटे में अपनी क्रियाविधि पूरी कर लेता है। इसकी जो त्वचा है, जो स्तर है इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर इस तरह से कृष्णि पाए जाते हैं, उदाहरण प्रबल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कृष्णि। ये अंगुलीनुमा प्रबल कृष्णि होते हैं। इसकी जो दीवारें हैं यहाँ पर ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ऑक्सेंटिक कोशिकाओं का क्या कार्य है जानते हो? जठर रस उत्पन्न करना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करना, जिसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 के समथिंग होता है। हमारे आमाशय में पाए जाने वाली ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा निकाले जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम जठर रस भी कहते हैं, इसका पीएच मान 1.2 के लगभग होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आमाशय के अंदर ऐसी कौन सी कोशिकाएं या ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है? तो हम बताएंगे कि हमारे आमाशय में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा निकलने वाला रस पाचक रस, जिसको हम जठर रस के नाम से भी जानते हैं, HCl होता है, जिसका पीएच मान 1.2। ठीक है, आगे यहां भोजन आमाशय की क्षमता 1 से 3 लीटर धारण करने की और 1 से 3 लीटर भोजन को यह धारण करता है। यहीं पर अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं जो भोजन को क्रमाकुंचन की गति देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? अब मैं आपको यहाँ आमाशय की कुछ कार्य बताऊंगा, वर्बली बोल रहा हूं अभी मैं आपको, एक बार केवल लिखित में आपको मैं बाद में समझाऊंगा, तो इस तरह से आपको लिखना है इसे। आमाशय का प्रमुख कार्य है, नंबर 1, जो भोजन दांतों के द्वारा नहीं चबाया गया है उस भोजन को जठर रस के द्वारा पिघला देना। नंबर 1, बाहर से भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को मारना। तो भोजन को सड़ने से बचाना। जैसे मान लीजिए रोटी का टुकड़ा है, उसको पानी में भिगो करके 3-4 घंटे आप रख दीजिए, बाद में सूंघ करके देखिए उसमें बदबू आएगी। तो 3-4 घंटे हमारे आमाशय में जब भोजन रहता है तो वो भी सड़ जाएगा। परंतु इसे सड़ने के बचाने के लिए कौन से होते हैं? ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं के द्वारा निकलने वाला HCl काम करता है।
आपसे कहा जाएगा आमाशय के कार्य बताइए, तो आप बताओगे कि भोजन को सड़ने से बचाता है, बाहर से आने वाले जीवाणुओं से रक्षा करता है, भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटा तोड़ता है, इसमें पाए जाने वाले आमाशय के अंदर जो कृष्टि होते हैं, अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, उन प्रवर्धों की सहायता से भोजन को क्रमाकुंचन की गति प्रदान करता है, रसांकुरों के द्वारा उसमें पचने वाले भोजन। सबसे ज्यादा भोजन को सुरक्षित करने का कार्य आमाशय के द्वारा ही किया जाता है। भोजन के माध्यम को अम्लीयता प्रदान कर दी जाती है। कहां पर? आमाशय। यहां पर कपाट पाया जाता है, इस जगह पर एक कपाट यहां होता है, ग्रसनी अवरोधनी कपाट होता है, और यहां जाने वाला बड़ी छोटी आंत में भोजन जाता है, उसको रोकने के लिए कपाट होता है। जब यहाँ की पूरी क्रियाविधि रहती है, यहाँ भोजन अम्लीय होता है, यहाँ की संपूर्ण क्रियाविधि होने के पश्चात ये कपाट खुलते हैं और भोजन आगे बढ़ता है। अब आगे बारी किसकी? लीवर की। हमारा यकृत क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है, पित्ताशय के द्वारा निकलने वाला पित्त रस इसमें मिला दिया जाता है, और भोजन का जो अम्लीय माध्यम है उसको क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य हमारा पित्ताशय करता है। पित्ताशय के द्वारा जो निकलने वाली पित्त नलिका है वो भोजन को यहाँ ला करके आमाशय की जो अंतिम स्थिति है वहां पर ला करके पित्ताशय के द्वारा निकलने वाला पित्त रस मिला दिया जाता है, और इस पित्त के कारण ही भोजन का अम्लीय माध्यम नष्ट होकर के क्षारीय माध्यम। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो भोजन उदासीन हो जाता है, और क्या नाम से उदासीन पीएच मान और पानी बन जाता है, जिससे भोजन पचने की क्रिया आगे बढ़ती है। और इसी पित्ताशय के द्वारा निकलने वाले पित्त रस के मिल जाने के कारण हमारा मल है उसका रंग भी पीला होता है, यहाँ तक ही पीला। इसके बाद में भोजन गति का कवर, यहाँ आपको अग्नाशय दिखाई दे रहा है। अग्नाशय लगभग 10 लाख लैंगरेंच द्वीपों के द्वारा निर्मित एक ग्रंथि है। अग्नाशय में बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। आपसे एक प्रश्न किया जाएगा कि एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की। अंतःस्रावी और बहिस्रावी क्यों? क्योंकि हमारे अग्नाशय में ग्लूकागोन और इंसुलिन स्रावित करने के लिए अल्फा और बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। इनसे ग्लूकागोन और इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। आप जानते हो कि ग्लूकागोन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और इंसुलिन ग्लूकोज का पाचन करने का काम करता है, ताकि रक्त में ग्लूकोज का स्तर अधिक बढ़े नहीं और ना ही घटे। अगर हमारे शरीर में ये क्रिया करने पर तो व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको मधुमेह, मीठा रोग, शुगर रोग के नाम से भी जाना जाता है। और शुगर रोग एक ऐसा रोग है जो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, केवल बचाव ही इसका केवल परमानेंट उपाय और कोई उपाय। यहाँ पर हम जानते हैं इससे ग्लूकागोन और इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जो शर्करा का स्तर बनाए रखता है। रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य ग्लूकागोन और इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्यों कहा गया है? अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा निकलने वाले विशेष प्रकार के रसायनों को बिना किसी नलिका की सहायता सीधा रुधिर में मिला दिया जाता हो, ऐसी ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी को कहते हैं क्योंकि ये बहिस्रावी ग्रंथि इसलिए क्योंकि हार्मोन का स्राव करती है तो रुधिर में भी मिलता है और बिना नलिकाओं के भी रुधिर में मिलता। यहाँ से आगे हमारा भोजन सीधा कहाँ प्रवेश कर जाता है? छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। और छोटी आंत के भी हमारे कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक इलियम, जेजुनम, डोडिनम, उसी तरह से एलिमेंट्री कैनल, कोलन, सीकम आदि पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जैसे छोटी आंत सबसे ज्यादा लगभग इसकी जो होती है 8 से 10 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 8 से 10 मीटर होती है। इस बात को भी हम जानते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी छोटी आंत बड़ी होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको स्टार्च और सेल्यूलोज का पाचन करना होता है। और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी छोटी आंत साइज में बजाय
शाकाहारियों के छोटे। मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा भोजन के पाचन का कार्य छोटी आंत में ही किया जाता है। यहीं पर भोजन का पायसीकरण, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, खनिज आदि सबका पाचन करने का कार्य छोटी आंत में ही किया जाता है। छोटी आंत में भोजन को क्रमाकुंचन की गति के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। यहां आने पर भोजन बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है, जिसमें छोटी आंत में पाए जाने वाले अम्लीनुमा प्रवर्ग, जिनको हम कृष्टि कह रहे हैं, रसांकुर कह रहे हैं, उन रसांकुरों के द्वारा उस भोजन में से अच्छी अच्छी चीजों को क्या किया जाता है, लाभदायक चीजों को अवशोषित कर लिया जाता है। और लाभदायक चीजों को अवशोषित करने के बाद में जो पचित भोजन है उसको क्रमाकुंचन की गति के द्वारा आगे गति प्रदान कर दी जाती है। और इसी तरह से गति करता हुआ भोजन हमारे प्रवेश कर जाता है। कहाँ से? यहाँ से भोजन यहाँ से चल करके आएगा देखो, और यहाँ से इस तरह से हमारे क्या कर जाएगा, ये बड़ी आंत में भोजन प्रवेश कर जाएगा। बड़ी आंत में जो भोजन प्रवेश करने के बाद इसमें आपको बहुत सारे रसायन दिखाई दे रहे हैं। हमारे द्वारा जो भी दवाइयां वगैरह ली जाती है, इस सब का पाचन भी आकर के बड़ी आंत में ही होता है। भोजन का पूर्ण तरह से अवशोषण का कार्य भी कहाँ किया जाता है? बड़ी आंत में किया जाता है। ये 1-1.5 मीटर लंबी मोटी अंगूठे की जितनी मोटाई की आंत होती है हमारी, कितनी? अंगूठे की जितनी बड़ी। इसके 3 भाग है, ये अवयवी, आरोही और अनुप्रस्थ। तीनों क्षेत्रों से लेकर यहाँ आकर के 20 सेंटीमीटर लंबा हमारा रेक्टम पाया जाता है, मलाशय पाया जाता है। एक थैली होती है श्लेष्मा ग्रंथियों से युक्त लचीली थैली होती है, जिसके अंदर पचित भोजन में से सारी चीजों को अवशोषित करने के पश्चात शेष बचा हुआ कचरा आकर के इकट्ठा हो जाता है और समय समय पर मल द्वार के द्वारा क्रमाकुंचन की गति से नीचे बाहर निकाल दिया जाता है। आपको दिखाई दे रही छोटी, ये कुंडलित होती है। इस तरह से कुंडली मार करके 8 से 10 मीटर, आप 8 मीटर का मतलब हो गया, आप लगाइए 1 मीटर में 3, तो 20-22 फीट लंबी आंत होती है हमारी। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें ये घूम घूम करके इस तरह से बड़ी हुई रहती है। 8 से 10 मीटर की लंबाई संपूर्ण आंत की होती है भाई। और इसमें से 7 मीटर अकेली मेरे हिसाब से छोटी आंत पाई जाती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको बताई गई है, मैं आपको यह बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा मन गता यहाँ से परिशेषी है, ये देखो एपेंडिसाइटिस, इसको हम अवशेषीय अंग के रूप में जानते हैं। वैसे इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। मैं एक परिभाषा और बताऊं, अवशेषांग या अवशेषी अंग किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले 4 अवशेष अंगों के नाम बताइए, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। अवशेषी अंग से तात्पर्य है कि ऐसा अंग जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता हो, परंतु फिर भी वो प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों से हमें हस्तांतरित होता हुआ आ रहा है, अवशेषांग कहलाता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषांगों के नाम बताइए, जैसे अक्कलदाढ़, हमारी भौहें, बरोनिया, निमेसिक पटल, परिशेषिका, आंत्र में पाई जाने वाली बड़ी आंत्र, ये 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन सी है? आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अवशेषांग, निमेषक पटल जो हमारे आंख के यहाँ आगे पाया जा रहा है, ये दोनों कोर्निया के पास। ऊपर पाई जाने वाली बरोनिया, भौहें, इनका भी कोई कार्य नहीं। अक्कलदाढ़ जो बाद में उगती है, और हमारे शरीर में पाई जाने वाली क्या? परिशेषिका। ये 4 मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषांग हैं। अब मैं आपको बृहदांड, क्षुद्रांड और इसके बारे में हल्की जानकारी प्रदान कर चुका हूँ। अब आपका पॉइंट शुरू होता है पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में आप लिखेंगे हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन किसे। संतुलित भोजन से तात्पर्य अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के शरीर की आवश्यकताओं के अवयव मौजूद हो, उचित मात्रा में, क्या कहलाता है? संतुलित। हमारे संतुलित भोजन के प्रमुख अंग क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण और शुद्ध जल, ये हमारे संतुलित भोजन के 6 प्रमुख अंग। कितने हैं? 6। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण और शुद्ध जल।
ये छह चीजें हैं कि उचित मात्रा में हमारे शरीर के संतुलित भोजन की आवश्यकता। उचित मात्रा में क्या आवश्यकता से अधिक यदि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो आपको शुगर हो जाएगा। उचित मात्रा में वसा ने खाकर आपने आवश्यकता से अधिक वसा को खाया है तो भी आपके शरीर में फैटी हो जाएगी, चर्बी बढ़ जाएगी, त्वचा के नीचे अतिरिक्त वसा का जमावड़ा हो जाएगा, फलस्वरूप आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, शरीर भार से युक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने आवश्यकता से अधिक अगर प्रोटीन की मात्रा ली तो शरीर पर बालों की मात्रा बढ़ जाएगी, अनावश्यक रूप से कोशिकाएं वृद्धि कर जाएंगी। तो अगर मान लीजिए आपने संतुलित मात्रा में विटामिन नहीं लिए हैं, ए बी सी डी ई आदि, तो इनसे होने वाले रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उचित मात्रा में यदि आपने क्या नाम से शुद्ध जल का उपयोग नहीं किया तो आपको कई प्रकार की समस्याओं, एलर्जी रोग है, डिहाइड्रेशन है, भोजन का ठीक ढंग से पाचन नहीं होना है, अपच, कब्ज, आंव आदि की शिकायत होती चली जाएगी। तो यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संतुलित भोजन आवश्यक है। भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी मात्रा मिलती रहे, ऊर्जा की मात्रा मिलती रहे। जब हम आवश्यकता से अधिक जितनी कैलोरी हमारे शरीर में बर्न हो रही है उससे ज्यादा अगर भोजन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा एकत्रित होती चली जाती है। जब कभी हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम पड़ जाती है तो एटीपी एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट करके हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है। इस तरह से हमें हमारे शरीर की कैलोरीज के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाता हूँ। जैसे मानव भोजन के द्वारा शरीर को आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? भोजन के द्वारा आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्रदान करता है। और ये भोजन विभिन्न घटकों से बना होता है। भोजन विभिन्न घटकों से बना होता है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण तथा शुद्ध जल होता है। तथा क्या होता है? शुद्ध जल होता है। भोजन में अधिकतर घटक जटिल होते हैं। इस भोजन के जो घटक हैं अब इन जटिल घटकों को सरलीकृत करने की आवश्यकता होती है और ये काम कौन करता है? हमारा शरीर करता है। शरीर में इन जटिल घटकों को सरलीकृत किया जाता है जिन्हें सरलीकृत करने की आवश्यकता।
और इन जटिल घटकों को सरलीकृत करने के लिए हमारा पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें 4 प्रकार के दांत, 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां, कर्णपुर, अधोजिह्वा और अधोजम, 3 प्रकार की कर्णपुर, अधोजिह्वा, अधोजम, 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां हो गई, ग्रस्ती हो गई, एपिग्लॉटिस हो गई, ग्रसिका हो गई, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर के भोजन के जो जटिल अंग हैं इनको क्या करते हैं, सरल करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को संपादित करने के लिए, इस क्रिया को संपादित भोजन के सरलीकृत करने के लिए, संपादित करने के लिए क्या होगा, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के मल त्याग करने का, भोजन के अंतर ग्रहण से लेकर मल त्याग तक पाचन तंत्र के विभिन्न अंग इन्हें जटिल से सरल अब आपके समझ में आ गया होगा, ऊपर मैंने लिख दिया है कि मानव भोजन के द्वारा शरीर को आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन विभिन्न घटकों से बना होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण तथा शुद्ध जल होते हैं। इस भोजन के घटक जटिल अवस्था में होते हैं। ये जो भोजन है इसके सारे के सारे घटक हैं जो कैसे होते हैं, जटिल होते हैं, जिनको हमारा भोजन शरीर होते ही अवशोषित नहीं कर सकता। उसका अवशोषण करने के लिए उसे अवशोषण करने लायक बनाया जाता है, जिसको हम जटिल से सरलीकृत कहते हैं। इस क्रिया को संपादित करने के लिए भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के और मल त्याग तक पाचन तंत्र के जो विभिन्न अंग हैं इन्हें जटिल से सरलीकृत करते हैं। और इन अंगों में एक सामंजस्य पाया जाता है। अगर सामंजस्य नहीं हो, कोई भी एक अंग काम करना बंद कर दे, कोई भी एक अंग आमाशय कहते साहब मैं अपना काम नहीं करूंगा, तो पूरा का पूरा पाचन तंत्र बंद, पूरा पाचन तंत्र नहीं, पूरा शरीर बंद हो जाएगा। इसी प्रकार यकृत अपना काम करना बंद कर दे, या छोटी आंत अपना काम करना बंद कर दे, या बड़ी आंत अपना काम करना बंद कर दे, या मलाशय अपना काम करना बंद कर दे। कोई भी शरीर का अंग अगर सामंजस्यता नहीं रखेगा तो हमारे शरीर का काम बंद हो जाएगा। जिस तरह से शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए सारे अंगों में एक सामंजस्य होना चाहिए, उसी प्रकार से हमारे समाज में भी हमें समस्त कार्यों को संपादित करने के लिए एक सामंजस्य होना चाहिए। अगर आपस में ईर्ष्या, द्वेषता, एक दूसरे के प्रति नफरत आदि भाव होंगे तो समाज भी इसी तरह से बिखर जाएगा और काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार शरीर को संपादित करने के लिए, शरीर की समस्त क्रियाओं को संचालित करने के लिए सामंजस्यता जरूरी होती है, तो मैं लिख दूंगा कि शरीर के सारे अंग एक सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं।
इसे हेतु हमारे शरीर के समस्त अंग एक साथ मिलकर सामंजस्य सामंजस्य के साथ कार्य और सामंजस्य से ही संपूर्ण कार्य संपादित होता है। पाचन तंत्र में सम्मिलित कौन कौन से विभिन्न अंग हैं जिनके मैं आपको बताता हूं। हमारे शरीर में पाचन से तंत्र से संबंधित अंग और ग्रंथियां पॉइंट डालेंगे हम। पाचन तंत्र से संबंधित अंग एवं ग्रंथियां। सबसे पहले तो हम देखेंगे अंग कौन कौन से हैं। तो अंगों में सबसे पहले तो अपन देखेंगे मुख, ग्रसनी, ग्रासनी। सबसे पहले ग्रसनी, मुख, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रासनी, नंबर 4। आगे बढ़ते चले जाओ। आमाशय, चोटियां, बढ़िया, चोटियां, बढ़िया। उसके बाद में क्या आ गया हमारा मलदुआ। ये तो हो गया हमारा क्या अंग। उसके बाद नंबर 2 आ गया हमारे ग्रंथियां। ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। ग्रंथियों में पहली ग्रंथि है हमारी लार ग्रंथि या ग्रंथि। लार ग्रंथि, और नंबर 3 पे हो गया हमारा क्या ले लीजिए कि अग्नाशय ग्रंथि। अब मैं इनके बारे में आपको बता सकता। मुख के बारे में मैंने आपको बता दिया, ग्रसनी के बारे में बता दिया, और व्यास नदी के बारे में बता दिया, और क्या नाम से आमाशय, चोटियां, बढ़िया, ताली आदि के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब आप इसमें से थोड़ा हो सकता है कि निशान लगाने में थोड़ा अंतर रह गया हो, है ना, तो उसे आप भली भांति थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से निशान लगा रखा है और यहाँ से मैं निशान लगा देता हूँ। रसीला, ठीक है ना, और ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मुंह भी गया, ये हो गया, ये हो गया हमारी, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं एक एक अंग के बारे में आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले हमारे सारे के सारे ये अंग मिल करके क्या करते हैं कि एलिमेंट्री कैनल का निर्माण करते हैं, और जो कुछ मुख से शुरू होकर के मलद्वार तक जाती है, ये करीब 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसे पोषण नाल या डाइजेस्टिव कैनल भी कहा जाता है। आहार नाल का दूसरा नाम क्या है? आहार नाल का दूसरा नाम क्या है कि आहार नाल को हम पोषण नाल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पोषण नाल के नाम से भी जानते हैं। यहां से लेकर के, मुंह से लेकर के यहाँ तक, इसे हम पोषण नाल के नाम से
पोषण नाल के नाम से भी इसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब आपको एक एक चीज के बारे में लिखाऊंगा। आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य होते हैं। सबसे पहले क्या काम, आहार नाल के 3 कार्य कौन कौन से हैं? आहार नाल के 3 कार्य हैं, जिसमें से नंबर 1 कार्य है आहार को सरलीकृत करना। आहार नाल के प्रमुख कार्य। नंबर 1 भोजन को सरलीकृत करना। पहला काम क्या हो गया, भोजन को सरलीकृत करना, और भोजन को सरलीकृत करना पचाना। करना लिखे भोजन को सरलीकृत कर पचाना लिखते हैं, एक बात हो जाए। नंबर 2 पे लिख दो आप, क्या लिखोगे? नंबर 2 पर लिख दो कि पचित आहार का अवशोषण करना। पचित भोजन का अवशोषण। और नंबर 3 होगा, तीसरा कार्य क्या है हमारा? तीसरा क्या है? आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, क्रमानुचित निगति। आहार को मुख से मल द्वार ताकि ये 3 कार्यक्रम होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 3 कार्यक्रम होते हैं। मैं आपको इसके बारे में और भी बता चुका हूं पहले ही कि भाई पाचन कार्य करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं और पाचक रस है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम को मिला करके और पूरा का पूरा पचाने के लिए जिम्मेवार होते हैं, और इसे पचाने हेतु विभिन्न प्रकार के एंजाइम और रस निकलते हैं। रासायनिक क्रिया के द्वारा भोजन को सरलीकृत किया जाता है, जिससे भोजन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जटिल टूट करके और सरलतम में बढ़ जाते हैं। आंतों के द्वारा इनका शोषण कर लिया जाता है। पचित भोजन रस में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, रस, एंजाइम जो भी हैं मिल करके उसको पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटकों के द्वारा कोशिकाओं की मदद से अवशोषित कर लिया जाता है। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकोचन और विस्तार से गति करता रहता है, और संवर्णी पेशियों क्या करते हैं? संवर्णी पेशियों की तरफ भोजन, पाचित भोजन रस तथा अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करता है। हमारे भोजन को आहार नाल में गति प्रदान करने के लिए संवर्णी पेशियों का सहयोग प्रमुख रूप से जो भोजन को गति प्रदान कर लंबी यात्रा करता है।
अब आपके समझ में आ गया होगा। अब पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पाचन कार्य में उपयोग होने वाले अंगों के बारे में बताऊंगा। आज के लिए यहाँ तक ही। धन्यवाद।